नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज की हमारी इस वीडियो में आप जानेंगे भारत के संपूर्ण इतिहास भाग 9 के बारे में बताएंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और देखिए इसे अंत तक। बंगाल के नवाब और अंग्रेज। भारतीय प्रांतों में संपन्नता की दृष्टि से बंगाल का स्थान महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों को 1651 ईस्वी में शाह सुजा द्वारा बंगाल का नवाब 3000 वार्षिक कर के बदले में व्यापक छूट प्राप्त हुई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि राजवंश की एक स्त्री की चिकित्सा डॉक्टर विलियम ब्राउनटन द्वारा की गई। 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीमुसान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जिम्मेदारी सुल्तानाती, कलकत्ता और गोविंदपुर प्राप्त की। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार मुर्शीद कुली खां बन गया। मुर्शीद कुली खां 1717 से 27 ईस्वी। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद यानी के मकसूदाबाद स्थानांतरित कर लिया। इसे 1719 ईस्वी में उड़ीसा का क्षेत्र भी दे दिया गया। इसके काल की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। इसके समय में जमींदारों के कुल 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। दूसरा विद्रोह सुजात खान, तीसरा विद्रोह नजात खान ने किया। इसने किसानों से भू राजस्व व्यवस्था की, उन्हें तकाबीत ऋण प्रदान किया। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी। ये मुर्शीद कुली खां का दामाद था। इसे 1733 ईस्वी में बिहार का क्षेत्र भी प्रदान कर दिया गया। इस तरह बंगाल के अंतर्गत अब बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र भी सम्मिलित हो गए। सरफराज 1739 से 1740 ईस्वी। इसको बिहार के उप सूबेदार अलवर्दी खां ने गिरिया अथवा घिरिया नामक स्थान पर घेर कर मार डाला और इस तरह स्वयं बंगाल का सूबेदार बन बैठा। अली वर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी। ये बंगाल के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। चूंकि ये सरफराज खां को मारकर गद्दी पर बैठा था, इसीलिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ घूस देकर अपने पद को स्थायी बनाया। परंतु उसके बाद अपने 16 वर्ष के शासनकाल में इसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा। रघु जी के लगातार आक्रमणों के बाध्य से होकर इसे उड़ीसा का क्षेत्र 1751 में मराठाओं को देना पड़ा। यूरोपीय की तुलना इसने मधुमक्खियों से की और कहा, यदि ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी। अली वर्दी खां के मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। गद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। पहला पूर्णिमा का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम और तीसरी अंग्रेज। इसमें अंग्रेज सबसे प्रबल शत्रु थे क्योंकि उन्होंने शौकत जंग को शरण दी थी तथा घसीटी बेगम को भी समर्थन दिया था। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने के बाद से अंग्रेजों ने कोलकाता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ की। नवाबों के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, परंतु अंग्रेज नहीं माने। फलस्वरूप सिराजुद्दौला ने
20 जून 1756 को फोर्ट विलियम यानी कि कोलकाता पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज गवर्नर जैक ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। 20 जून 1756 की घटना। इस घटना का वर्णन हालवेल द्वारा किया गया है। इसके अनुसार 20 जून की रात को 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबे थे 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कोठरी में बंद कर दिया गया। अगले दिन हालवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे, परंतु इस घटना का वर्णन तत्कालीन अन्य किसी इतिहासकार ने नहीं किया है। प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि। कोलकाता के पतन का समाचार मद्रास पहुंचने पर क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में एक सेना बंगाल पहुंची। क्लाइव ने मानेक चंद्र को घूस देकर 2 जनवरी 1757 ईस्वी में कोलकाता पर अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला को जब ये पता चला, तब कोलकाता पहुंचकर उसने क्लाइव से अलीनगर की संधि की। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 अलीनगर सिराज द्वारा कोलकाता को दिया गया नया नाम था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को कलकत्ता किले बंद करने की अनुमति दे दी गई, परंतु जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसी क्षेत्र पर पुनः आक्रमण किया, तब अंग्रेजों पर नवाब के बीच संघर्ष अवश्यभावी हो गया। फलत प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था, अपितु ये एक षड्यंत्र था। नवाब की ओर से केवल मीर भदान मोहनलाल एवं खुद फ्रांसीसी सैनिकों ने हिस्सा लिया। मीर महादान युद्ध में मारा गया। सिराजुद्दौला युद्ध के समय में ही मुर्शिदाबाद लौट गया था। मीर जाफर के पुत्र मीरीन ने उसकी हत्या करवा दी। इस तरह प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ। मीर जाफर 1757 से 1760। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसी कारण उसे बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को निम्नलिखित सुविधाएं दी। पहली, अंग्रेजों को 24 परगना जमींदारी दी गई। अंग्रेजों को वरदान तथा नदियों के क्षेत्रों को कंपनी को दे दिया गया। क्लाइव को भी प्लासी के युद्ध का फायदा मिला और उसे बंगाल का पहला गवर्नर बना दिया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर से लगातार धन की मांग की, जिसको देने में नवाब असमर्थ रहा। हालवेल ने आरोप लगाया कि नवाब डचों और मुगल सम्राटों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मीर जाफर से अपना पद छोड़ने को कहा, जिसे छोड़कर वो कोलकाता चला गया। इसके बाद इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम 1760 से 1762। ये मीर जाफर का दामाद था। मीर जाफर को हटाने के बाद उसे मुंगेर की संधि की गई। मुंगेर की संधि 27 सितंबर 1760। इस संधि के द्वारा इसने अंग्रेजों को वरदान, मेदिनापुर तथा चटगांव के क्षेत्र देना स्वीकार किया। सिलहट के चूने के व्यापार में कंपनियों का आधा भाग मान लिया गया। बैनिस्ट्राट ने संधि पर मीर कासिम से हस्ताक्षर कराने के बाद उसे बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम के सुधार। बंगाल के नवाबों में अलीवर्दी खां के बाद ये दूसरा सबसे योग्य नवाब था। इसने बंगाल की दशा को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। ये मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रात्मक वातावरणों से ऊब चुका था। अंततः उसने नई जगह पर राजधानी
स्थानांतरित की। इसने नए कर अबवाब लगाए तथा पुराने करों में 32 भाग अतिरिक्त लेना स्वीकार किया। अधिकारियों से बचत के रूप में एक और कर खंजरी जमा भी वसूल किया। इसने मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने की व्यवस्था की। मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी। मीर कासिम को हटाए जाने के बाद उसने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 मीर कासिम, शाहजहाँ-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय एवं मेजर मुनरो के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। इस समय बंगाल का गवर्नर बैनिस्ट्राट, बंगाल का नवाब मीर जाफर एवं दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद बंगाल में वास्तविक रूप से अंग्रेजों की प्रभुसत्ता की शुरुआत हुई। इसे पलासी के युद्ध के बाद से नहीं माना जाता है। बक्सर की सफलता के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। 1765 ईस्वी में ही मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। नजमुद्दौला 1765 से 1764। इसके समय में क्लाइव ने इलाहाबाद की दो अलग अलग संधियां की। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त, संधि पर हस्ताक्षर करता क्लाइव शाह आलम द्वितीय नजमुद्दौला। इस संधि के द्वार शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त के फरमान के जरिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों क्लाइव को प्रदान की है। अंग्रेजों को उत्तरी सरकार की जागीर मिली। समकालीन इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक शियारुल मुतखैरीन में लिखा है कि इस संधि की शर्तों को तय करने में और उस पर हस्ताक्षर करने में उतना ही समय नहीं लगा जितना कि एक गधे को खरीदने में लगता है। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765, हस्ताक्षर करता शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब एक क्लाइव। ये संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव के बीच हुई। इसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले अवध से लेकर शाह आलम द्वितीय को दिए गए। बनारस की जागीरदार बलवंत सिंह को अपने जागीर में स्वायत्तता प्राप्त हो गई। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए कंपनी के अवध के नवाब ने 50 लाख रुपए दिए। बंगाल में द्वैध प्रशासन 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की। इसे 1772 में वॉरेन हास्टिंग्स ने समाप्त किया। इस शासन में वास्तविक शक्ति कंपनी के पास थी, जबकि प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर था। कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो चुकी थी। उसने नजमुद्दौला को 53 लाख रुपए देकर निजायत का कार्य भी प्राप्त कर लिया। इस तरह बंगाल पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने शासन किया। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के एम पन्नीकार ने द्वैध शासन के काल को डाकू राज्य कहा, जबकि अंग्रेजी इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने इसे लूट एवं वैश्वर्मे का काल कहा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल को सीधे अंग्रेजी राज्य के नियंत्रण में ले लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें और जानें इतिहास के बारे में खास बातें।